हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल हो सोनी पर और एप्लीकेशन एकन अकाडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हो आप सब? बोलो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल की क्लास में हमने जाना था निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कार्तीय तल क्या है, एक्स वाई तल क्या है, भुज किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। आज उसके बाद का चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। आइए जानते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण क्या है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये आपके अभ्यास का या पाठ का नाम है। तो पहले इसको हम अच्छे से समझ लें फिर एक्सरसाइज पर चलें। तो इसमें बाबू लिखा है दो चर, मतलब कोई दो चर हो, जैसे मान लीजिए एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई हो, पी हो मान ले क्यू वाला रैखिक। तो गणित में रैखिक का मतलब होता है घात एक, चर की घात कितनी? एक। तो यानी कोई एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हैं और इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक है, तो ये आपका कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका मानक समीकरण देख लेते हैं। तो इसका मानक समीकरण जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए जो है, बी है, सी है, ये सभी अचर वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? अचर वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हैं, ए और एक्स और वाई, ये दो चर हैं, और जो ये हमने ए और बी लिखा है और सी लिखा है, ये वास्तविक संख्या है। तो इसमें दो चर है और इसकी अगर पावर देखी जाए तो एक एक पावर है, तो इसलिए कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा भाई? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखा जाए, इसमें कुछ सवाल हैं। पहला सवाल जैसे है आपके टेक्स्ट बुक से ही है, निम्न समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त करें और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात करना है। यानी इसको पहले मानक समीकरण में के रूप में लिखना है और फिर ए बी सी का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो पहले हम थोड़ा सा समझा दें आपको फिर देखते हैं। जैसे लिखा है 3x प्लस 4y बराबर मान लो 15 लिखा है। अब ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक है और दो चर है, एक एक्स और एक वाई। मानक समीकरण भी हमने सीखा है, क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी और बराबर जीरो। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण है। बाबू, इसी चैप्टर को आप कक्षा 10 में भी पढ़ोगे, वहाँ लगभग 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है। तो वहाँ दो समीकरण आपको दे दिया जाएगा और 9th में केवल भी एक समीकरण से ही काम चलाना है। तो एक समीकरण अगर है तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो लिख देंगे। अगर दो हो जाता तो यहाँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन कर देते और दूसरा लिख देते ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू बराबर जीरो। मान लो एक और समीकरण लिखने के लिए कह दे कोई, तो ए थ्री एक्स लिख देना प्लस बी थ्री वाई लिख देना प्लस सी थ्री बराबर जीरो। जहाँ वही बातें ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही समीकरण से काम चलाना है, एक ही समीकरण आपको पढ़ना है। तो जब दो चर वाले समीकरण में, रैखिक समीकरण में एक समीकरण की बात कहें तो आप क्या लिखोगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये अपने पास लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 15 लिखा है। इसको पहले हमें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखना है। लिखने का मतलब कि दायां पक्ष आपको हमेशा शून्य रखना है। दायां पक्ष बाबू आपको हमेशा क्या रखना है? शून्य रखना है। तो जो भी अगर मान लो कोई अचर पद लिखा है, चर पद लिखा है, तो उसको हम पक्षांतर कर लेंगे। जैसे इस अपने सवाल में 15 लिखा है, देखो बाबू क्या लिखा है? 15। तो ये दाएं पक्ष में लिखा है, इसको हम ले आएंगे बाएं पक्ष में। तो जो बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, और पक्षांतर करने पर उस पद का चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर वह पद प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो पक्षांतर करने पर प्लस में हो जाएगा।
भाग में लिखा है तो पक्षांतर करने पर गुणा में हो जाएगा, गुणा में लिखा है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। तो ये बाबू +15 है तो लाएंगे तो ये -15 हो जाएगा और बराबर ये बन गया 0। ये आपका मानक समीकरण बन गया। फिर आपसे ए बी सी का मान भी पूछेगा तो लिख देना कि दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण, इसको आप समीकरण पढ़िएगा, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना किससे, मानक समीकरण जो है ax + by + c बराबर 0 से करने पर, से करने पर इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। अब अगर तुलना करें भाई तो x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो a होगा, तो यहाँ x का गुणांक 3 है तो यानी a बराबर आपका 3 आ जाएगा। कमा लगा दो। y का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो b होता है, यहाँ y का कोफिशिएंट गुणांक यानी 4 लिखा है तो आपका b बराबर 4 आ जाएगा। b बराबर बाबू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लास्ट में जो भी कुछ बचे अचर पद में वो आपका c का मान हो जाएगा तो c बराबर -15 हो जाएगा। यही काम आपको प्रत्येक सवाल में करना रहेगा। मानक समीकरण के रूप में लिखना है यानी दायां पक्ष आपको शून्य रखना है। उसके बाद में तुलना करना है। तुलना कैसे करोगे, x का जो गुणांक होगा उसको a मानोगे, y का जो गुणांक होगा b मानोगे, लास्ट में जो भी कुछ बचेगा उसको c मान लेंगे। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। चलिए एक सवाल और बता देते हैं आपको। कहेगा समीकरण 3x बराबर 5 को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखो, रूप में लिखें तथा a b c का मान ज्ञात करें, तथा a b c का मान ज्ञात करें। ये सवाल आपका पूछ सकता है पेपर में, टेक्स्ट बुक में भी आपके है, ठीक है। मान ज्ञात करें। अब मान लीजिए ये प्रश्न अभी हम आपको प्रैक्टिस में दिखाएंगे सारे सवाल। ये देखिए ये सारे सवाल हैं, तो ये सारे सवाल हम आपको होमवर्क में दे देंगे, आपको वहाँ समझा ही रहे। ये पूरे आपके टेक्स्ट बुक के सवाल हैं, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब ये सवाल हम समझा रहे हैं अपने पास से, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब ये दिया है जो आपको करना क्या इसमें, देखो यहाँ समीकरण 3x बराबर 5 को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है और a b c का मान भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लिखिए हल, और हल लिखने के बाद में जो समीकरण लिखा उसको नोट कर लीजिए। 3x बराबर 5 जो जैसे दिया उसको पहले लिखो। अब बताओ हमें यार कि मानक समीकरण में जो लिखा है क्या लिखा भाई, ax + by + c बराबर 0, नहीं दायां पक्ष 0 होना चाहिए, जबकि दाएं पक्ष में यहाँ 5 लिखा है। अगर दाएं पक्ष समझने में किसी भाई को कोई दिक्कत है तो आपके दाएं हाथ की तरफ जो भी लिखा मिल जाए, देखो अपने आप को मानिए कि हम बराबर पर खड़े हैं, तो दाएं हाथ की तरफ जो आवे वो दायां पक्ष, बाएं हाथ की तरफ जो है बाएं पक्ष। तो दायां पक्ष यहाँ 0 है मानक रूप में, और जबकि यहाँ दायां पक्ष 5 है, तो इस 5 को पहले पक्षांतर कर लो। और पक्षांतर करने का तरीका भी हम आपको बताए हैं कि प्लस में है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर ये बन गया 0। 3x - 5 बराबर 0। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि ये एक चर में है और हमें इसको 2 चर में लेकर आना है, तो अपने मन से कोई चर नहीं मान सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान भी रहे हैं तो सवाल के वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्यारे इसमें हम लिख देंगे 3x। अब देखो मानक समीकरण में x का पद चाहिए था, x दिया है, y का एक पद चाहिए था, तो इस सवाल समीकरण में y नहीं लिखा है, तो अपने मन से लगाओ प्लस और लिख दो आप 0 × y, और माइनस क्या लिखा है 5, और बराबर क्या लिख देंगे 0। यानी अगर कोई पद मौजूद ना हो, चाहे वो अचर पद हो, चाहे x वाला पद हो, चाहे y वाला, तो उसके स्थान पर आप 0 0 सभी में जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है, तो हमने 0 यहाँ जोड़ दिया, इंटू में तो y लिख ही सकते हैं। तो ये बन गया आपका मानक समीकरण। बाबू ये क्या बन गया आपका मानक समीकरण, ये आपका बन गया मानक समीकरण, ठीक। अब ये समीकरण अगर बन गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में, तो इसमें से आपको a b और c का मान ज्ञात करना है। तो लिख दीजिएगा कि दिए गए समीकरण की तुलना, या लिख देना कि इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण
की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर अब अगर यार अब इससे तुलना करते हो तो देखो अभी हमने आपको क्या समझाता है कि x का जो गुणांक होगा वो a होगा, तो यहाँ x का गुणांक 3 लिखा है, तो भाई मेरे a बराबर 3 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा 3। y का जो गुणांक होता है उसको हम b मानते हैं, तो y के गुणांक को क्या मानते हैं b, तो यहाँ y का गुणांक 0 लिखा है, तो b बराबर आपका हो जाएगा 0। और जो भी कुछ लास्ट में बचेगा वो c का मान होगा, जिस चिन्ह में लिखा उसी चिन्ह में लिख दीजिए, c का मान -5 आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है, किसी भाई को कोई समस्या हो तो बताओ हमें। ये आपका मान निकल आया ए बी और सी का, ए बी और सी का मान निकला है पूरा, तो ए का मान, बी का मान और सी का मान, ये आपको करना है इतना। इसी तरीके से आपको अपने नोट्स में भी लिखना है और अपने बोर्ड एग्जाम में या जो आपका होम एग्जाम हो वहाँ पर हल करना है सवाल को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। जो बच्चे अभी अभी नए चैनल पर जुड़ रहे हैं तो बाबू चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, और एक काम करना मत भूलिए, उस पर जो बगल में वेल आइकन है, घंटी वाला बटन, उसको जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जो आपके ग्रुप हो बच्चों का पढ़ने का, या जो भी आपके रिलेटिव्स में वो पढ़ने वाले हो, तो उन सब बच्चों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक मेरी पढ़ाई पहुंच सके, मेरी बात पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ सकें। ठीक है बच्चा, चलो अभी एक सवाल और समझाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जैसे हम आपको लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं कहेगा समीकरण, क्या लिखा भाई, समीकरण 3x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0.25 बार। ये समीकरण 3x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0.25 बार को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखें, तथा ए बी सी का मान ज्ञात करें, ए बी सी का मान ज्ञात करें। ये मान लीजिए आपका प्रश्न दिया, ठीक है, ए बी सी का क्या निकालना है, मान। अब बाबू इसको उसी तरीके से निपटा देते हैं, तो सबसे पहले लिखोगे आप हल, और जो भी समीकरण दिया उस समीकरण को प्यार से नोट कर लिया करो। समीकरण लिखा 3x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0.25 बार। ठीक, तो अभी हमने क्या सिखाया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो भी मानक समीकरण होता है उसका दायां पक्ष शून्य होना चाहिए। दायां पक्ष क्या होना चाहिए, शून्य। तो यहाँ दाएं पक्ष पर 0.25 बार लिखा, तो इसको पक्षांतर कर लेंगे पहले। अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बटे 2, और ये प्लस में है तो आएगा माइनस में 0.25 बार बराबर 0। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, x का पद भी मौजूद था, y का मौजूद था, अचर पद को लेकर आना था, तो अचर पद को ले आए। ये आपका बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप बन गया। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ये रूप बन गया। अब अगर ये रूप बन गया तो ठीक है, अब इसमें से फिर पूछ रहा है ए बी सी का मान, तो लिख दीजिए कि इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर अगर भाई इससे तुलना करें हम, इससे क्या करें हम, तुलना करें, तो तुलना करो, x के गुणांक को a कहते हैं, तो यहाँ x का गुणांक 3 है, तो भाई मेरे a बराबर आपका 3 आ जाएगा, इसमें कोई समस्या है नहीं। y के गुणांक को b कहते हैं, तो यहाँ y का गुणांक, तो देखो यहाँ 1 है और बटे में 2, आगे माइनस चिन्ह है, तो b बराबर आपका हो जाएगा -1/2। b बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। लास्ट में जो भी बचे वो c का मान,
तो सी का मतलब -0.25 बार, तो सी बराबर आपका आ जाएगा -0.25 बार। ठीक, इसको अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखना हो तो 25/99 आ जाएगा। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है, जो भी बच्चे ना जानते हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है भाई, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो ये आपका सवाल का हल हो जाएगा। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है? ये सवाल आप कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पर अपने, जो आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है। देखो पहला सवाल लिखा है इसमें 2x + 3y = 9.35, ये वार लगा है, इस पर वार है। इस पर वार लगा, मान ये टेक्स्ट बुक में इस पर वार लगा है। तो 2x + 3y = 9.35 बार लिखा है। इसको आपको ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है, और फिर प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात करना है। तो अभी तो बहरहाल हमने सारे सवाल करवा रखे हैं, आठों के आठों अभी हमने करवा दिया, समझा दिया, लेकिन चलिए हम आपको हल भी करवा देते हैं। 2x + 3y = 9.35 बार। पहला सवाल है 2x + 3y बराबर कितना लिखा है भाई? 2.35 बार। 2 है कि 9 है? 9.35 बार है, 9.35 बार, 9.35 बार। इसको हमें लिखना है ax + by + c = 0 के रूप में। तो अभी हमने आपको क्या बताया था भाई, कि आप अचर पद को दाएं बाएं पक्ष में ले आया करो। तो यहाँ इसको लिखोगे 2x + 3y, और ये प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो -9.35 बार। क्लियर है? अब ये आपका मानक रूप बन गया। जब इसको इधर लेकर आए तो यहाँ भाई बचा क्या? 0 बचा। क्या बचा भाई? 0 बच गया। अगर ये 0 बच रहा है, क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है भाई? 0 बच रहा है। ठीक है, अब ये आपका बन गया मानक समीकरण। कौन से रूप में आ गया भाई? मानक समीकरण में। ये आपका कंप्लीट हो गया, मानक समीकरण में आपका कंप्लीट हो गया। और जब भाई मानक समीकरण में बन गया तो बात ही खत्म। फिर इसमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, तो इस बात को लिख दीजिए जो भी आपको लिखना सिखाए हैं। क्या लिखोगे? कि लिखोगे आप कि इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, से करने पर अगर आप इससे तुलना करते हो तो x का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो यह x का गुणांक 2 है, तो ये आपका a = 2 हो जाएगा। y का जो गुणांक होता है b होता है, तो b बराबर आपका 3 हो जाएगा, और जो भी लास्ट में बचेगा वो c होता है, तो c बराबर -9.35 बार। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है? ठीक, प्रत्येक सवाल में आपको यही करना है। आपको मानक समीकरण में लिखना है, दायां पक्ष शून्य कर देना है। मान लीजिए कोई पद सवाल में मौजूद ना हो तो उसके स्थान पर 0 मान लेंगे, x वाला नहीं है तो 0x मान लेंगे, y का पद नहीं तो 0 × y मान लेंगे, अचर पद नहीं तो केवल 0 मानकर तुलना करेंगे। जो x का गुणांक होगा वो आपका a का मान होगा, जो y का गुणांक होगा वो आपका b का मान होगा, और जो लास्ट बचेगा वो c का मान हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं भाई आप ये सारे सवाल कर लेंगे। देखो ये सारे सवाल हम आपको पहला करवाई दिए, बाकी सब प्रत्येक सवाल हमने आपको भी करवा रखा है। तो ये सवाल आप करिएगा होमवर्क में, ये सवाल सारे आपके होमवर्क में हैं, कर लीजिए। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर
बता सकते हो कि सर ये सवाल नहीं लगा या इस सवाल को हम नहीं समझ पा रहे, अब करवा दीजिए, तो मैं यार उस सवाल को हल करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे इन सब सभी सवालों को। भाई जैसे इस सवाल को देखो, 6 को आप इधर ले आओ तो -2x + 3y - 6 = 0, तो a का मान -2, b का मान 3, c का मान -6। 3y को आप इधर ले आओ तो x - 3y, इसमें अचर पद है नहीं तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 और c का मान 0 हो जाएगा। आप इसी तरीके से कर सकते हो प्रत्येक सवाल, क्या कोई दिक्कत है बोलो? तो ये सारे सवाल आप होमवर्क में करिएगा भाई। अब चलिए देखते हैं इसमें अगला कौन सा सवाल है। ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यहाँ तो बहरहाल इस सवाल में एक ही कंडीशन दिया है, एक ही शर्त दिया है। जब आप 10 में इस टॉपिक को पढ़ोगे तो वहाँ 2 शर्त दिए जाएंगे, 2 समीकरण दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक ही समीकरण पर सवाल को हल करना होता है। हल क्या करना होता है? समीकरण केवल बनाना है। तो जब एक ही समीकरण पर बनाना है तो एक ही शर्त आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक ही शर्त आपको दिया जाएगा। चलिए भाई, इसको अगर हम देखें तो ये सवाल क्या लिखा है, कह रहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। कलर बदल ले, लिखेंगे सबसे पहले आप हल, और हल लिखिए तो इसमें देखिए 2 चीज वस्तु है, एक आपका नोटबुक है और एक आपका कलम है। तो आप 2 वस्तुएं हैं तो इन दोनों का मूल पहले मान लीजिए, एक एक का मूल मान लेंगे। लिखेंगे माना, क्या लिखोगे भाई, माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। एक नोटबुक की कीमत कितना मान लिया, x रुपया, तथा एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। एक कलम की कीमत बराबर क्या मान ले भाई, y रुपया। यानी अगर आप एक नोटबुक खरीदते हो तो आपको x रुपये मिलता है, एक कलम खरीदते हो तो आपको y रुपये मिलता है। जैसे बताओ, अभी एक पेन आपको 10 रुपये मिल जाए तो 4 पेन खरीदना तो कितने मिलेगा भाई, जब पेन की कीमत 4 गुनी हुई तो प्राइस भी तो 4 गुना हो जाएगा, तो 10 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। जब वस्तु की संख्या 4 गुनी हो गई तो उसकी प्राइस भी 4 गुनी हो जाएगी। तो अगर एक नोटबुक हम 100 रुपये खरीद रहे हैं तो 4 नोटबुक अगर खरीदना हो तो हम 4x का खरीदेंगे, बोलो। 3 नोटबुक अगर खरीदना है तो 3x का खरीदेंगे। तो यहाँ एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो यहाँ आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत, तो एक नोटबुक की कीमत कितना है भाई, x रुपया, और एक कलम की कीमत है y रुपये। अब ध्यान से बात को समझिए, प्रश्न भी देखिए, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी समझिए और मेरी बातों को अच्छे से सुनिए। कह रहा एक नोटबुक की कीमत x रुपया जो माना, एक कलम की कीमत से दुगनी है। एक नोटबुक की जो कीमत है ये x, एक नोटबुक की कीमत जो y, इसका ये दुगना है। फिर से समझो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, यानी ये दुगना है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई 20 10 का दुगना है, 20 10 का दुगना है, तो बराबर तो है ही नहीं। 20 अगर 10 का दुगना है तो क्या दोनों बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बराबर करने के लिए देखो 20 तो दोगुना है, तो इसका भी अगर दोगुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई कहें कि हम 30 15 का दुगना है, 30 15 का दुगना है, तो इसका भी अगर दुगना कर दें हम, 15 का भी दुगना अगर कर दें तो दोनों 30 30 हो जाएंगे। हाँ, एक काम और कर सकते हो इसमें आप, 30 15 का अगर दुगना है, 30 15 का दुगना है तो इसका मतलब ये आधा है, तो इसको भी अगर आधा कर दे तो भी बराबर हो जाएगा। लेकिन भाग से बचा करो यार,
ये दुगना करा तो अब इसके बगल वाले को भी दुगना कर दो, बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो सवाल कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, यानी ये दुगनी वैल्यू है। तो अगर कलम की कीमत को भी दुगना कर दें तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस निरूपित, हाँ दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने वाला दो चार एक के समीकरण लिख गया। बस यही काम करना था आपको। x बराबर 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, इसको ले आओ इधर, तो ये आपका बनेगा x माइनस 2y बराबर 0। ये आपका बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। यही काम आपको केवल करना था इसमें। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। x माइनस 2y बराबर 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख दीजिए इसी को आंसर। ठीक है मुन्ना, एक नोटबुक की कीमत हमने मान लिया x रुपया, एक कलम की कीमत मान लिया y रुपया। प्रश्नानुसार सवाल कह रहा था कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो हमने कलम की कीमत को भी दुगना कर दिया, दोनों वैल्यू बराबर हो गए। 2 को y से गुणा किया 2y, इसको पक्षांतर कर लिया, बराबर बच गया 0। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ हमें, नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अगला फिर क्वेश्चन है, एक बाल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपए कम है। कम कम 2 बार लिखा है, कम कम 2 बार लिखा है, एक ही होने चाहिए। 5 रुपए कम है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीजें, एक बाल पेन है और एक फाउंटेन पेन है। तो आप वही काम करिए, लिखिए सबसे पहले हल, और मान लीजिए कि माना एक बाल पेन की कीमत, माना एक बाल पेन की कीमत, माना एक बाल पेन की कीमत बराबर x रुपया। एक बाल पेन आप खरीद रहे हो तो आपको x रुपये मिल रहा है, ये मान लिया गया। और एक फाउंटेन पेन की कीमत, ये भी मान लीजिए, एक फाउंटेन पेन पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत यहां मान लेते हैं हम y रुपया। बाल पेन की कीमत है, की कीमत बराबर x रुपये। ठीक, एक बाल पेन की कीमत हमने मान लिया x रुपया, एक फाउंटेन पेन की कीमत मान लिया y रुपया। फिर लिखेंगे क्या भाई, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और भाई मेरे आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार। फिर क्या करें, प्रश्न को पढ़ ले, प्रश्न को फिर पढ़ ले। और प्रश्न को अगर हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि एक बाल पेन की कीमत, तो एक बाल पेन की कीमत हमने माना कितना है, x। एक बाल पेन की कीमत कितना माना है, x माना है। ये अच्छा सा कलर ले, ये काम बन जाए। ठीक, एक बाल पेन की कीमत हमने माना है x रुपया, एक फाउंटेन पेन की कीमत माना है y रुपया। अब सवाल को पढ़ो, कर एक बाल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे, आधे मतलब बटा दो, आधे से 5 रुपए कम है, यानी ये 5 कम है तो इसका मतलब 5 ज़्यादा है। तो अगर इसमें भी 5 हम जोड़ दें तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बन गया सवाल, बोलो कोई दिक्कत है? भाई मेरे सवाल क्या कह रहा था, सवाल को अगर आप मन लगा कर देखो, अच्छे से समझो, तो सवाल कह रहा था कि सिर्फ एक फाउंटेन बाल पेन की कीमत जो है वो फाउंटेन पेन के आधे से 5 कम है। ये 5 कम है तो 5 इसमें हमने जोड़ दिया, दोनों वैल्यू बराबर हो गए। क्या कोई दिक्कत है सवाल में, बोलो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है तो सवाल को आगे हम बढ़ाते हैं। इस y/2 को उधर लेकर चले जाएं, ये जब उधर जाएगा तो आपका बनेगा x,
ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में बनेगा y/2, और ये +5 तो लिखा ही लिखा है, मानक रूप में लिख दो, बराबर बचा क्या 0। ये आपका बन गया समीकरण। यही काम करना था। आप चाहो तो यही उत्तर छोड़ दो, या चाहो तो थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। परिवर्तन क्या है, देखो भाई बटे में 2 लिखा है तो 2 से दोनों पक्षों में गुणा कर जाओ। ये भी लिख सकते हो 2 से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर अगर भाई मेरे आप 2 से दोनों पक्षों में गुणा करते हो तो 2 को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। -y/2 है, इसको आप 2 से गुणा कर दो, +5 लिखा है, इसको आप 2 से गुणा कर दो, और बराबर 0 × 2 कर जाओ। तो 2 को x से गुणा किया तो भाई 2x मिल ही गया, और ये 2 से 2 निपट लेगा, y बचेगा, +5 दूनी 10 और 2 जोड़ी हम 0। ये भी आपका समीकरण तैयार हो गया। तो भाई मेरे चाहे आप पहला वाला समीकरण लिख दीजिए और चाहे आप ये दूसरा वाला लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों आंसर अपने आप में 100% सही है। तो भाई ये आपकी पहली एक्सरसाइज के सवाल थे, सारे सवाल हमने करवा दिया है, ठीक है, ये सारे सवाल हमने करवा दिया। अब भाई आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बच्चों अगर अभी आपने मेरा चैनल यूट्यूब चैनल विशाल ओम सोनी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से तो वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाएं, एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को भाई डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा, इस सब क्लास की PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हुए अभी आप, आज की क्लास समाप्त हो ही गई है, प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए एक इन अकेडमी, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। और वीडियो को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। भाई सभी को जय हिंद।